हवाई टरबाइन या विंड टरबाइन वो आला है जो हवा की हल्की तवानाई को बरकी या बिजली की तवानाई में तब्दील करता है। 2020 तक लाखों बड़े टरबाइन 650 गीगावाट से भी ज्यादा तक की बिजली बना रहे हैं और हर साल इस हवाई टरबाइन से बनाई गई बिजली में 60 गीगावाट से भी ज्यादा इजाफा हो रहा है। छोटे हवाई टरबाइन को ज्यादातर ट्रैफिक वार्निंग साइंस और छोटी बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़े टरबाइन इतने बड़े होते हैं कि वो छोटे गाँव या इलाके की बिजली पूरी करने के बाद बाकी बिजली ग्रिड को भेज देते हैं। इनमें से कुछ टरबाइन तो इतने बड़े होते हैं जो कई मेगावाट तक के हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं थोड़ी सी हवाई टरबाइंस की हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में सबसे पहली दफा जब हवाई टरबाइंस को विटनेस किया जाता है तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के जमाने से भी कुछ पुरानी बात है। उसके बाद 7वीं सदी या 7th सेंचुरी में फारस, जिसे अब हम ईरान के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे पहले विंड टरबाइंस प्लांट, पावर प्लांट्स बनाए गए थे। ये वर्टिकल एक्सेस विंड मिल्स थे जिनमें लंबे वर्टिकल ड्राइव शाफ्ट्स और रेक्टेंगुलर ब्लेड्स थे। ऑफ कोर्स उस वक्त बिजली का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही किसी के पास बिजली थी, तो इन टरबाइंस का इस्तेमाल इस तरह होता था कि इनसे मुख्तलिफ दाने वगैरह पिसवाने का काम होता था या जमीन से पानी निकालने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद 11वीं और 12वीं सदी में अगर हम आ जाएं तो यूरोप और इंग्लैंड में विंड मिल्स इस्तेमाल होते थे। 11th सेंचुरी यानी 11वीं सदी के आखिर में जर्मनी की फौज जो क्रूसेडर्स का हिस्सा थी, सीरिया यानी शाम में विंड मिल टेक्नोलॉजी को लेकर पहुंची। इसके बाद विंड मिल के इस्तेमाल के प्रूफ जो है वो 14th सेंचुरी में मिलते हैं यानी 14वीं सदी में। इन प्रूफ्स को हम देख सकते हैं हॉलैंड में। यहाँ एक डेल्टा था। डेल्टा वो इलाका होता है जहाँ दरिया समुद्र में जाके गिरता है और इर्द गिर्द जो है ना सारी जमीन जो है वो दरिया ने अपने कब्जे में की हुई हो। तो हॉलैंड में विंड मिल्स को इस्तेमाल करके डेल्टा में से पानी निकाला जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन को काबिल काश्त या काबिल रिहाइश बनाया जा सके। 15वीं सदी में यानी 100 साल के बाद एक क्रोएशियन इन्वेंटर जिसका नाम फॉस्टो वर्नाजियो था, उसने अपनी किताब मशीने नोवे मतलब न्यू मशीन्स में लिखा। उसने अपनी किताब में वर्टिकल एक्सेस विंड मिल्स का तफसील से जिक्र किया। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री यानी 100 साल पहले तक देखें तो 1900 के स्टार्ट में डेनमार्क में 2500 से ज्यादा विंड मिल्स थी जो कि मैकेनिकल काम वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती थी। विंड टरबाइंस की हिस्ट्री जानने के लिए विंड मिल्स की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी था, जो कि अब आप जान चुके हैं। तो अब तक बात की हमने विंड मिल्स की, अब हम बात करते हैं विंड टरबाइंस की। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विंड टरबाइंस यानी हवा से चलने वाली जो चक्की होती है वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी विंड टरबाइंस जो हवा की एनर्जी को बिजली की एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, उन्हें बनाने में सबसे पहले जिस इंसान का हाथ था उसका नाम था जोसेफ फ्राइडलैंडर। जोसेफ एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था। जोसेफ ने ये इजाद दुनिया के सामने एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एग्जीबिशन शो जो कि 1883 में वियना में हुआ था उसमें शो की। जोसेफ के बाद एक स्कॉटलैंड के एक प्रोफेसर की विंड टरबाइन का जिक्र करना भी मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि उसने पहली बार 1887 में एक विंड टरबाइन बनाई जो बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। इस विंड टरबाइन के बनने के कुछ ही महीनों के बाद अमेरिका के एक इन्वेंटर चार्ल्स ब्रश ने दुनिया में पहली ऑटोमेटिक विंड टरबाइन बना ली। इसके बाद 1908 तक यूएसए में 72 से ज्यादा विंड टरबाइंस काम कर रही थी जो कि 5 से 25 किलोवाट तक बिजली बना रही। इसके बाद 1951 में पहली बार यूके में पहली विंड टरबाइन ने नेशनल ग्रिड में बिजली देना शुरू कर दी, जबकि यूएसए ये काम 1941 में ही कर चुका था। इनकी विंड मिल का नाम स्मिथ पुटनम विंड टरबाइन रखा गया। बदकिस्मती से ये विंड मिल सिर्फ 5 साल ही सर्विस में रह सकी, क्योंकि तूफान आने की वजह से इसका एक पर किसी तूफान में टूट गया। इसे दोबारा रिपेयर करने का मौका इंग्लैंड को ना मिल सका क्योंकि उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी। इसके बाद 1970 में डेनमार्क में एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट हुआ, जिसके नतीजे में डेनमार्क में पहली बार 22 किलोवाट तक के माइक्रो विंड टरबाइंस बना ली गई। उसके बाद 1990 में जर्मनी ने भी डेनमार्क की मिसाल को फॉलो किया। तब से आज तक विंड टरबाइंस के इस्तेमाल में काफी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है और आजकल तो इसका बहुत क्रेज है। सबसे पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि विंड टरबाइंस को ऐसे इलाकों में लगाया जाता है जहाँ हवाएं नॉर्मल से ज्यादा तेज होती है, जैसे कि पहाड़ों की ऊंचाई पे हवा बहुत तेज होती है या खाली मैदान जिसमें कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, वहां पे भी हवा ज्यादा तेज होती है। लेकिन विंड टरबाइंस की एनर्जी बनाने के लिए आइडियल जिसे समझा जाता है वो होते हैं साइली इलाके, मतलब समंदर के साथ के इलाके, क्योंकि वहां तो हवा हमेशा चलती रहती है। विंड टरबाइन को बनाते वक्त उसकी हाइट का काफी ख्याल रखा जाता है। आपने देखा होगा कि विंड टरबाइन का पंखा बहुत बड़े साइज का होता है, लिहाजा इसको इतनी ऊंचाई पर बैलेंस करना एक बड़ा चैलेंज है। दूर से या तस्वीरों में छोटी दिखने वाली 1.5 मेगावाट
मेगावाट की विंड टरबाइन का टावर 212 फुट से भी ज्यादा ऊंचा और इसके पंखे के एक पर की लंबाई 116 फुट तक होती है। लिहाजा इतनी तेज स्पीड के साथ ऐसे टावर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद अगर हम बात करें 2 मेगावाट वाले विंड टरबाइन की, तो इसकी लंबाई उससे भी ज्यादा होती है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे विंड टरबाइन की आउटपुट यानी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विंड टरबाइन का साइज यानी उसका जो हाइट होगी और जो उसका वेट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ विंड टरबाइन के पंखे की जो स्पीड होगी वो कम से कम होती जाएगी ताकि विंड टरबाइन का बैलेंस बराबर रहे। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हवाएं हल्की और तेज तो होती ही रहती है, तो विंड टरबाइन की स्पीड को एक ही जगह पे कैसे मेंटेन किया जाता है? तो दरअसल विंड टरबाइन के पंखे इस तरह बनाए जाते हैं कि हवा के चलने पर हवा के साथ साथ चलते रहते हैं और उनके पीछे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही हवा उनमें से गुजरती है वो हवा की स्पीड को चेक करते हैं और उसके हिसाब से पंखों की स्पीड को एडजस्ट करते रहते हैं। अगर कभी हवा बहुत तेज हो तो ये सेंसर विंड टरबाइन में लगे कंट्रोलर को सिग्नल भेज देते हैं और ये हवा की रफ्तार को चेक करके पंखे की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ताकि स्पीड एक ही जगह पे मेंटेन रहे। और अगर कभी हवा बहुत स्लो हो तो विंड टरबाइन को बंद कर दिया जाता है। विंड टरबाइन की मूवमेंट सिर्फ दो ही एक्सेल्स में होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कुछ विंड टरबाइन तो ऐसी होती हैं जिनमें ब्लेड्स नहीं होते हैं और ब्लेड्स वाली तो आप सबने देख रखी है। चलिए कुछ बात करते हैं विंड टरबाइन की टाइप्स की। अब विंड टरबाइन बहुत से टाइप्स की होती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन ऐसी टरबाइन होती हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावर पैदा कर रही हैं। ये टरबाइन विंड फार्म्स में बिजली की पैदावार के लिए आमतौर पर 3 ब्लेड्स पर मुश्तमिल होती हैं। ये ब्लेड्स व्हाइट कलर के होते हैं यूजुअली और इन ब्लेड्स की लंबाई 66 से 262 फीट तक हो सकती है और टरबाइन का साइज और हाइट हर साल बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा जो टरबाइन यूज होती हैं वो होती हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में शाफ्ट को अमूदी यानी बिल्कुल सीधा लगाया जाता है। ऐसी विंड टरबाइंस की एफिशिएंसी कुछ ज्यादा नहीं होती। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस भी दो तरह की होती हैं, डेरियस एक्सिस विंड टरबाइंस और सिनोवियस विंड टरबाइंस। डेरियस एक्सिस विंड टरबाइंस बुनियादी तौर पर हवा को एक ही सिंक से कंट्रोल कर सकते हैं। डेरियस टरबाइंस को घुमाने के लिए हवा की तेज रफ्तार की जरूरत होती है। इन टरबाइंस की एफिशिएंसी सिनोवियस के मुकाबले में ज्यादा होती है। सिनोवियस एक्सिस विंड टरबाइंस इसके मुकाबले में हवा को हर तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। अगर हवा की रफ्तार कम हो तब भी ये टरबाइंस घूम सकता है। इन टरबाइंस की एफिशिएंसी दूसरे टरबाइंस के मुकाबले में कम होती है। चले जी, आप बात करते हैं कुछ विंड टरबाइंस के डिज़ाइन के बारे में। विंड टरबाइन का डिज़ाइन बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि विंड टरबाइन के डिज़ाइन एरोडायनामिक होने चाहिए क्योंकि इसका हवा से ताल्लुक होता है। इसके अलावा विंड टरबाइंस को स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो विंड टरबाइन के डिज़ाइन में इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। हम विंड टरबाइन के डिज़ाइन की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कन्वेंशनल विंड टरबाइंस के डिज़ाइन की, क्योंकि ज़्यादातर वही इस्तेमाल हो रही है दुनिया में। तो बेसिकली जो कन्वेंशनल विंड टरबाइंस होती हैं वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। सबसे पहले तो होता है उसका पंखा यानी रोटर, उसके बाद होता है जनरेटर जो एक्चुअली विंड एनर्जी को अंदर से इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर रहा हो। उसके बाद जो उसका सराउंडिंग स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह उसका जो खंबा जिस खंबे पे लगा होता है वो पंखा, ये और उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी वगैरह होती है, ये उसका एक अलग से हिस्सा है। अच्छा जी, रोटर विंड टरबाइन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, उसके बगैर ऑफ कोर्स विंड टरबाइन किसी काम की नहीं होती। तो इसका डिजाइन एरोडायनामिक होना बहुत जरूरी होता है। इंजीनियर्स विंड टरबाइन को हरकत में लाने के लिए ब्लेड की शक्ल, लंबाई और ब्लेड की तादाद पे खास तौर पर तवज्जो रखते हैं। विंड टरबाइन का वो हिस्सा जो बिजली बनाता है उसे जनरेटर कहते हैं। विंड टरबाइन पे जितना खर्चा होता है ये उसकी कुल कीमत का तकरीबन 34% होता है। जनरेटर में इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक गियर बॉक्स होता है जो स्पीड एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इन 2 हिस्सों के अलावा विंड टरबाइन के और जितने भी पुर्जे, उसका टावर और उसके इर्द गिर्द की जगह और जो भी पुर्जे उसमें इस्तेमाल होते हैं वो उनकी टोटल कीमत जो होती है विंड टरबाइन की कीमत का 15% होती है। टरबाइन का ब्लेड लंबा होता जाता है, उसकी एफिशिएंसी में इजाफा होता जाता है। टरबाइन ब्लेड का मजबूती के साथ साथ हल्का होना भी बहुत जरूरी है। अब ऐसी खसूसियात वाले मवाद पॉलिएस्टर और इपॉक्सी हो सकते हैं। 2021 तक के डेटा के मुताबिक दुनिया का सबसे लंबा ब्लेड 115.5 मीटर यानी 380 फुट लंबा था। इस ब्लेड की एफिशिएंसी 15 मेगावाट बिजली पैदा करने की थी। विंड टरबाइंस के ब्लेड्स की लाइफ आमतौर पर 20 साल तक होती है और अमूमन एक विंड टरबाइन 20 साल तक ही बिजली पैदा करती है। तकरीबन इतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो सोलर प्लेट्स की भी होती है। चलिए हम बात करते हैं उन मटेरियल्स के बारे में जिन्हें इस्तेमाल करते हुए विंड टरबाइंस बनाई जाती हैं।
विंड टर्बाइंस के लिए बहुत ही स्पेशल मटेरियल्स यूज होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र ग्लास और कार्बन फाइबर हैं। ग्लास और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये बाकी तमाम मटेरियल्स के मुकाबले में बहुत कम वेट होते हैं और इतने ही मजबूत भी होते हैं। इन्हें कंपोजिट्स की सूरत में बनाया जाता है और आमतौर पर ई ग्लास फाइबर्स को कंपोजिट्स में रीइंफोर्समेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। के साथ साथ इसमें ईपॉक्सी का भी इस्तेमाल होता है। ईपॉक्सी का वजन टोटल ब्लेड के वजन का 75% होता है, जो कि इसकी मजबूती में बहुत ज्यादा इजाफा करता है। अच्छा, अगर आप ग्लास फाइबर से भी ज्यादा किसी मजबूत मटेरियल की बात करें तो वो कार्बन फाइबर है। बहुत ज्यादा सख्ती और बहुत कम वेट रखता है। इसकी ये खसूसियत किसी भी मादे की खसूसियात के लिए एक बहुत ही मिसाली खसूसियत है। मतलब ये प्रॉपर्टी इसकी ऐसी है जो और किसी मादे में नहीं है। इस वक्त किसी भी मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि कार्बन फाइबर बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। इसका इस्तेमाल ब्लेड्स की स्पेसिफिक चीजों में किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पार्क कैप ब्लेड का वो हिस्सा होता है जो सबसे ज्यादा वजन बर्दाश्त करता है। ग्लास फाइबर ब्लेड्स का वजन सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एक 100 मीटर की लंबाई तक का ग्लास फाइबर का बना हुआ ब्लेड 50 टन तक वजनी हो सकता है। 100 मीटर का मतलब 330 फुट है। लेकिन आप ये सुन के और भी हैरान होंगे कि कार्बन फाइबर के इस्तेमाल की वजह से 30 to 40%, मे बी समटाइम्स 20% तक वजन कम रहता है। कार्बन फाइबर इतना महंगा मटेरियल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पर 8 मीटर का एक ब्लेड जो कार्बन फाइबर की जगह लेकर ब्लेड के वजन को 80% तक कम कर सकता है, लेकिन इसकी कीमत में 70% तक ज्यादा इजाफा हो सकता है। इन ब्लेड्स के बनाने में कुछ और मटेरियल्स का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें नैनो इंजीनियर्ड पॉलीमर्स और कंपोजिट्स का काबिल जिक्र है। चलिए हम बात करते हैं कुछ थोड़ी इसकी कॉस्टिंग की। साल 2019 में विंड टर्बाइंस की कॉस्ट तकरीबन $1 मिलियन तक थी। मतलब एक विंड टर्बाइन बनाने में तकरीबन $1 मिलियन तक का खर्चा आ सकता था। कार्बन फाइबर के इस्तेमाल के बावजूद विंड टर्बाइंस में स्टील की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है, मिकदार इस्तेमाल होती है। इसके अलावा विंड टर्बाइंस में कुछ ऐसे मटेरियल्स भी इस्तेमाल होते हैं जो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। मतलब इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। इन मटेरियल्स में सोना, चांदी, फ्लोरस्पार, लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल्स इस्तेमाल होते हैं। इन मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में मोस्टली साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, चाइना और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं। चलें जी बात करते हैं छोटे विंड टर्बाइंस की। क्या आप जानते हैं कि छोटे विंड टर्बाइंस को बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पावर ग्रिड्स, सेलफोन टावर्स, समंदर में और ऐसी चीजें जिनको एनर्जी की जरूरत होती है और वहाँ बिजली नहीं होती, वहाँ पे विंड टर्बाइंस बहुत ज्यादा काबिल इस्तेमाल होती हैं। मतलब बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है। ये छोटी विंड टर्बाइंस 100 किलोवाट या इससे भी कम की हो सकती हैं। ज्यादातर विंड फार्म्स में टर्बाइंस जो आमतौर पर घूमने वाले हिस्से की जो चौड़ाई होती है उससे 6 से 10 गुना फासले पर लगाई जाती है। लेकिन बड़े विंड फार्म्स के लिए अच्छा ये है कि इनकी चौड़ाई 15 गुना उसके अपने साइज से ज्यादा हो। विंड टर्बाइन को अच्छे तरीके से काम कराने के लिए ये लाजमी है कि इसे वक्त ब वक्त इसे चेक किया जाए। इसकी मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। विंड टर्बाइंस में क्योंकि मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। जदीद विंड टर्बाइंस बहुत लंबी होती है, मतलब उनका साइज बहुत बड़ा होता है और उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उनमें स्पेयर पार्ट्स को उठाने और छोटी मोटी चीजों को ठीक करने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर जनरेटर या ब्लेड जैसे बड़े हिस्से को तब्दील करना पड़े तो इस काम के लिए बड़ी क्रेन की जरूरत होती है। अगर विंड टर्बाइन का कोई बड़ा हिस्सा काम करना छोड़ जाए तो उसकी मेंटेनेंस से ज्यादा सस्ता एक नई विंड टर्बाइंस लगाना हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारी विंड टर्बाइंस को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उसे नए सिरे से एक नई विंड टर्बाइंस बनाने से ज्यादा महंगी हो जाती है। चलें जी अब बात करते हैं कुछ इनके फायदों की। विंड टर्बाइंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। मतलब सिंपली जो हवा ऑलरेडी नेचर में चल रही है, ये उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी जो पावर है उसे बिजली में कन्वर्ट कर देती है। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। देखते रहिएगा टेक स्टेशन।